हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और आज आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है इंडियन ज्योग्राफी में। तो आपको पता है, जैसा कि मैंने कल आपको सिलेबस दिया था बीए फाइनल का, और आज से हम आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा कि भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, है ना। तो हमें भारत के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे प्रश्न आता है, मान लीजिए कि भारत के भौगोलिक परिचय को विस्तार पूर्वक समझाइए, तो आप कैसे बताएंगे इसको, है ना। तो देखिए, भारत है, इसकी इसकी कई सारे कंटेंट हैं, टॉपिक हैं। जैसे भारत क्या है, भारत का नामांकन कैसे पड़ा, भारत की सिचुएशन कैसी है, स्थिति कैसी है, विस्तार कैसा है, भारत की क्या सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं कौन सी हैं, जलीय सीमाएं कौन सी हैं, और भारत का राजनीतिक और सामरिक महत्व क्या है ना। कभी कभी प्रश्न इसमें पूछ लिया जाता है कि भारत का दक्षिण एशिया में महत्व स्पष्ट कीजिए, है ना। तो वो भी इसी में ही आ जाएगा आपका। ठीक है, दक्षिण एशिया में, क्योंकि भारत कहाँ पड़ता है, दक्षिण एशिया में पड़ता है ना। वो अभी इसमें अब स्थिति और विस्तार में हम देखेंगे धीरे धीरे। तो देखिए, भारत आपको पता है काफ़ी प्राचीन देश है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष जो है अपने गौरव के लिए विख्यात रहा है, और भारत को हम भारत कहते हैं। परंतु प्राचीन समय में इसमें कई सारे देश और भी थे जो इससे अलग हो गए, वो शामिल थे। जैसे बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, म्यांमार हुआ, है ना। तो ये सब देश इस भारत में ही सम्मिलित थे। इन सभी सम्मिलित देशों को भारत समेत हम क्या कहते थे, भारतीय उपमहाद्वीप कहते थे। हम क्या कहते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको हम कहते थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये सभी देश शामिल होते हैं। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो ये सभी जब देश इसमें शामिल रहते हैं तो इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। और अकेला भारत अकेला नहीं है, आपको पता होगा, है ना। तो देखिए, भारत जो है एक काफ़ी प्राचीन देश है, और वैदिक टाइम पीरियड में इसको हम भारत को क्या कहते थे, ब्रह्मावर्त कहते थे या आर्यावर्त कहते थे, क्योंकि आर्यों ने यहाँ पर सबसे पहले इन्वेडिट किया था, आक्रमण किया था, आर्यों ने यहाँ पर बसाया था। तो इसी वजह से इसको हम आर्यावर्त भी कहते थे, है ना। तो आर्यावर्त टाइम में ही, जब वही टाइम था जब वेदों का संकलन किया गया था, वेदों की रचना हुई थी उस समय पर, है ना। तो ये है भारत, है ना। तो भारत को हम आर्यावर्त कहते थे, ब्रह्मावर्त कहते थे। हालांकि उस वैदिक पीरियड में जो भारत था वो कबीलों में डिवाइडेड था, कबीलों में, है ना। क्योंकि उस टाइम इतना विकास तो हुआ नहीं था, प्रारंभिक मनुष्य थे, है ना। तो उन्होंने कबीलाई संस्कृति को जन्म दिया था, है ना। तो कबीले में क्या होता है, एक मुखिया होता है, बाकी सब उसके नीचे जो है वो उन पर शासन करता था वो। तो कबीलाई संस्कृति थी। उस टाइम पर 5 कबीले थे भारतवर्ष में। तो उन 5 कबीलों में से एक जो सबसे शक्तिशाली कबीला था उसका नाम था भरत कबीला। तो उस भरत कबीला के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा था। हालांकि वायु पुराण में भी इसका उल्लेख आया है। वायु पुराण में कहा गया है कि भारत का नाम उसमें मिलता है हमें। तो वहाँ से भी बताया गया कि वायु पुराण से भारत नाम पड़ा था। इसके अलावा जो अंग्रेजी में आपको पता है इसको हम इंडिया कहते हैं, है ना। और जो ईरानी लोग थे जिन्हें पारसी कहते हैं, तो पारसी इसको हम हिंदू कहते थे भारत को, क्योंकि यहाँ सिंधु नदी बहती थी। तो सिंधु से व्युत्पन्न हुआ, तो सिंधी से बन क्या बना, हिंदू बना, और हिंदू से बाद में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो ये है भारत का परिचय, है ना। तो इसके पड़ोसी देश आपको पता ही है कौन कौन से, बताए पाकिस्तान है, ये सब है ना। अब देखिए इसका अवस्थिति और विस्तार है ना। तो अवस्थिति और इसका विस्तार कितना है ना। तो देखिए, भारत एक काफ़ी बड़ा देश है, और लगभग 2.15 इसका जो है विश्व का क्षेत्रफल है, जिसको हम कहते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो है वो क्षेत्रफल है। और देखिए, इसकी जो उत्तर दक्षिण लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर। और इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर है ना। तो आपने देखा कि इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई है और जो पूर्व पश्चिम लंबाई है वो थोड़ी सी ही ज़्यादा है उससे। तो आपको पता होगा कि भारत में उत्तरी जो पॉइंट है वो कौन सा है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, है ना। जो इसका सबसे उत्तरी पॉइंट है भारत का, सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और सबसे दक्षिणी बिंदु है वो मुख्य भारत में ना होकर के कहाँ पर है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है ना। और उसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, है ना। उसका नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। इसी तरह से भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है किबीथू। किबीथू नाम है उसका, वो उसका सबसे पूर्वी पॉइंट है। और सबसे पश्चिमी जो पॉइंट है, इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है, उसका नाम है गौर माता, है ना। वो गुजरात में कच्छ के दल में पड़ता है, वेस्ट में बिल्कुल।
है ना, पश्चिम में, तो वो उसका सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो मैंने आपको बताया कि उत्तर दक्षिण लंबाई क्या है, पूर्व पश्चिम लंबाई क्या है ना। इसके अलावा इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार भी है। इसका जो अक्षांश देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश, कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते 84 टू 376 है ना, उत्तरी अक्षांशों के बीच में। और 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इसका विस्तार फैला हुआ है, यानी इतने अक्षांशों और देशांतों के बीच में ये फैला हुआ है। आपको पता है कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। तो वो भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। तो वो भारत के 8 राज्यों से जिनसे होकर निकलती है उनके नाम क्या है? सबसे पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, और राजस्थान में 2 जिले पड़ते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, है ना। तो उनसे उभर के ये देखा गया। उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है और त्रिपुरा है ना, एक त्रिपुरा भी पड़ता है और मिजोरम पड़ता है ना। तो ये और एक और देंगे आपको पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से कुल 8 राज्यों से उभर के ये जो है कर्क वृत्त जो है भारत के बीचों बीच से होकर के निकलता है। 23.5 डिग्री अक्षांश का जो वृत्त है वो इसके बीचों बीच से होकर निकलता है। और देखिए आपने सुना होगा एक ग्रीनविच मीन रेखा है ना, जिसको हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं, जो 0 डिग्री की देशांतर होता है, जो इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक शहर से होकर के गुजरा हुआ है उत्तर दक्षिण, है ना, जिसको हम 0 डिग्री का देशांतर कहते हैं ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो भारत का जो मानक समय है वो इससे 5.5 घंटे ईस्ट में पूर्वी देशांतर पे है ना, क्योंकि जो भारत की स्थिति कहाँ पर है? भारत की जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप में, उत्तरी गोलार्ध में और कुछ पूर्वी देशांतरों में है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में और पूर्वी देशांतरों पे इसकी जो स्थिति है वो ये स्थिति इसके देशांतरों अक्षांशों का मैं आपको बता दिया है ना। तो ये भारत का स्थिति और विस्तार है। देखिए हर देश का एक प्रधान मध्यांतर होता है, तो हमारे देश का भी एक प्रधान मध्यांतर जिसको हम 82.5 डिग्री की रेखा कहते हैं, 82.30 है ना, 82 डिग्री और 30 मिनट्स की जो 82.5 डिग्री का जो मध्यांतर है, जो मध्याह्न रेखा है भारत की, वो इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरी है और नैनी से होकर गुजरती है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर उत्तर दक्षिण से निकलती है। उत्तर प्रदेश हो गया आपका, और मध्य प्रदेश हो गया आपका, और छत्तीसगढ़ हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, है ना। तो ऐसे ये 5 राज्यों से होकर के निकलती है ना। तो ये 5 राज्यों से होकर जो रेखा है उत्तर दक्षिण वाली प्रधान मध्याह्न रेखा। देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा का मतलब क्या? मतलब ये है इसका यहाँ पर कि इसके पूर्व में 2 घंटे समय आगे रहता है और पश्चिम में 2 घंटे पीछे रहता है। यानी कि इसका मतलब क्या है? यानी गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज निकलेगा और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले निकल आएगा। तो ये भारत की प्रधान मध्यांतर रेखा है ना। तो ये इसका सीमा विस्तार हो गया। अब देखिए भारत की सीमा है ना, तो आपको मालूम है कि भारत की जो कुल सीमा की लंबाई है स्थलीय मिलाकर के टोटल पूरी, वो 15,200 किलोमीटर है ना। और इसमें से 6100 किलोमीटर कैसी है? 7516 किलोमीटर जो है वो कैसी है? वो जलीय सीमा है ना। तो वो आपको पता है कि स्थलीय सीमाएं, और स्थलीय सीमा पर कौन कौन से देश हैं हमारे, और जलीय सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए स्थलीय सीमा पर हमारे कई पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हो गया है ना, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। तो ये हमारी स्थलीय सीमा पर स्थित देश है ना। और भारत जो है इन पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए इसमें भी हमें सीमाओं की लंबाई का ध्यान रखना है कि किसके साथ कितनी बड़ी सीमा बनती है। जैसे क्या है कि भारत जो सबसे बड़ी सीमा बनाता है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है, जिसकी लंबाई के लिए 4096 किलोमीटर लंबी है। तो सबसे लंबी सीमा है वो हमारी बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना का नाम है, 3488 किलोमीटर है। इसके बाद हमारी पाकिस्तान के साथ है, 2933 किलोमीटर है। और इसके बाद हमारी नेपाल के साथ है, 1751 किलोमीटर है। और भूटान के साथ है, 699 किलोमीटर है। और हमारी म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर लंबी सीमाएं हमारा जो देश है वो बनाता है। तो इस तरह से हमारी इन देशों के साथ में सीमाएं। जैसे अब इनके सीमाओं के कुछ नाम भी हैं, जैसे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, जो सन 1914 में सरसिल
है ना, जो मैकमोहन थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने जो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखाओं का निर्धारण किया था सन 1914 से 15 के बीच में, है ना। तो उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। हालांकि भारत तो देखिए इस मैकमोहन रेखा को मानता है, परंतु चीन नहीं मानता, और इसी वजह से सीमाओं पर विवाद अक्सर होते थे। इसके अलावा पाकिस्तान के बीच में हमारी सीमा है ना, अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है ना, तो अफगानिस्तान के साथ हमारी डूरंड लाइन जो वो भी सर डूरंड ने बनाई थी उस टाइम पर, है ना। तो ये भी एक सीमा है, हमारी सीमाओं के नाम है ना। इसके अलावा हमारी जलीय सीमाएँ हैं। तो देखिए जलीय सीमाओं को टच करने वाले भारतीय राज्यों में कितने राज्य हैं? टोटल 9 स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो समुद्र के साथ सीमाएं बनाते हैं, है ना। तो देखिए आपको पता है कि इस टाइम भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। क्योंकि 2 अभी नए बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो अब क्या बन गए हैं, वो अब बन गए केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। और इसी के साथ 2 केंद्रीय शासित प्रदेश है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, उनको मिलाकर के एक कर दिया गया है। तो 8 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, अब जम्मू कश्मीर को दर्जा खत्म करके उस केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो इसके बाद देखिए भारत का राजनीतिक एवं सामरिक महत्व क्या है। तो आपको पता है जैसा कि भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण एशिया में बिल्कुल बीचों बीच में है और हिंद महासागर के शीर्ष पर हमारा देश स्थित है ना। तो भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही सामरिक महत्व रखती है और राजनीतिक महत्व रखती है, क्योंकि जो अधिकांश व्यापार होता है पश्चिम के साथ, पूर्व के साथ, है ना, पूर्व के देशों के साथ में, जो आसियान के सदस्य भी हैं, है ना, इंडोनेशिया वगैरह ये सब, तो ये सारा का सारा जो व्यापार जो हिस्सा है, ये सारा व्यापार है, ये भारत से होकर ही गुजरता है। भारत के समुद्री क्षेत्र यानी कि हिंद महासागर से होकर ही गुजरता है और इस हिंद महासागर का व्यापारिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसका सामरिक महत्व भी है और भारत इन सभी देशों में दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भी है। तो इसीलिए भारत की राजनीतिक स्थिति और सामरिक महत्व का अपना एक स्थान है यहाँ पर, है ना। उसकी जो स्थिति है पूरे विश्व के देश भी मानते हैं, है ना। तो देखिए आपने देखा होगा कि श्रीलंका पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है हमसे, है ना। तो श्रीलंका है और इसके अलावा मालदीव है और हमारे हिंद महासागर में हमारे द्वीप भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप हो गया और आपका लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप, और एक दक्षिण में मालदीव भी देश भी है। तो लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है 8 डिग्री चैनल द्वारा वो मिनिकॉय के द्वारा और मालदीव से अलग होता है ना। तो ये हमारे भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है फिर ऐसे, क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध में क्या होता है, सबसे पहले व्यापारिक मार्गों पर ही कब्जा किया जाता है और इन व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करके, जैसा चीन आपको देखा होगा दक्षिण चीन सागर में वो अपना कब्जा क्यों जमाना चाहता है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर एक व्यापारिक मार्ग पर स्थित है और काफ़ी ज़्यादा व्यापार विश्व का वहाँ से होकर गुजरता है। इसी वजह से भारत जो है अपने इस व्यापारिक महत्व को समझता है और इसी कारण वो इसे एक महत्वपूर्ण स्थान भी देता है। तो आपको पता होगा कि हमारी समुद्री सीमा भी काफ़ी बड़ी है, 9 राज्य हमारी समुद्री सीमा पर आते हैं और कई सारे तटीय बंदरगाह हैं वो भी समुद्र में हैं जिनसे व्यापार होता है। कई सारे प्रकार के सामान विदेशों से आते हैं, आयात और निर्यात होता है। तो इसका महत्व अपने आप में एक काफ़ी बड़ा है ना। तो ये है पूरे भारत का एक सूक्ष्म सरलतम परिचय है जो मैंने आपको बताया और मैं आपको आज इसकी नोट्स भी डाल दूंगा जहाँ से आप इसको कम्प्लीटली समझ सकते हो। तो आज के लिए बस क्लास में इतना ही। थैंक यू।